नमस्ते दी। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति अपनी माँ की ही बात सुनते हैं। एक ननद भी है, बिना शादी के सास ननद की ही चलती है। पति पैसा नहीं देते, मेरे पापा ही पैसे देते हैं। हम दोनों में एज गैप बहुत है, 15 साल का। बात नहीं करते, ना समझते हैं। 2 बच्चे हैं, बड़े इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। रास्ता बताइए दी प्लीज़। इनकी शादी को 25 साल हो गए हैं और इसी का एक रिप्लाई है, वो मैंने अभी पढ़ा। उनको खुद ही 25 साल की है और उनके साथ ये दिक्कत हो रही है कि उनके पति उनके साथ बात नहीं करते, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड उनको खर्चा नहीं देते। ठीक है, अब जो पहला वाला प्रश्न आया है, आपकी शादी को 1-2 साल नहीं हुए, 25 साल हो गए। सास नंद को तो इस सीन से बिल्कुल अलग ही कर दो। आपके हस्बैंड की एक जिम्मेदारी थी आपका खर्चा उठाना। अगर उन्होंने नहीं जिम्मेदारी उठाई तो फिर आप अपना खर्चा खुद उठाने लायक बनती, ना कि आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेती। अल्टीमेटली आप डिपेंड ही हो, इन पर नहीं तो उन पर। एक गलती ये हो गई आपसे, ठीक है, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो आपकी अगर शादी 25 साल में भी हुई होगी तो आप अपने 50s में होंगी। और मैं दावे से कह सकती हूँ, कोई भी महिला, तो आप भी ऐसी ही नहीं है कोई बात है कि आप में कोई टैलेंट होगा ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी जो आपको औरों से अलग बनाती है, जो आप औरों से बेहतर कर सकती होंगी। ऐसा कुछ ना कुछ हर एक में होता है। कितने भी आप मतलब देख लो, किसी सिंपल से सिंपल आपको लगता हो इसे कुछ नहीं आता, लेकिन आप ढंग से ऑब्जर्व करो, हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट एक ऐसा होता है जो औरों में नहीं है। वो इतना अच्छा है उस चीज़ में। सिर्फ हमारी क्या है, जो पहचान जाता है अपने उस टैलेंट को वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं पहचान पाता, दूसरों का इंतज़ार करता है कि कोई और पहचानेगा, मुझे बताएगा, वो अक्सर अटक के रह जाते हैं। अब आप अपनी लाइफ में पीछे ज़रा पलट के देखो, कितने साल खराब कर दिए। जब आपके हस्बैंड की और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या 15 साल के बड़े छोटे वाले लड़के से आपकी शादी हो रही थी, क्यों आपने स्टैंड नहीं लिया उस टाइम पे? सास नंद की चलती है एंड ऑल दैट, वो ठीक है, सास नंद चला रही हैं अपनी। हम अपने ऊपर कितनी चलने दे रहे हैं, ये हमारा डिसीजन होता है हमेशा। अगर मेरे से कोई कहेगा मेरी मर्जी के खिलाफ काम करने को, मैं मना नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही? मेरे अपने रीज़न है। मुझे कोई बुरी बहू बता देगा, मेरे माँ बाप पे बात आएगी, मैं संस्कारी नहीं हूँ, है ना, मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है, ये उल्टे जवाब देती है, ये चीज़ें हमें कोई ना बोले, इसलिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाहा कर देते हैं। होता है ये। ठीक, अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि जवाब देना चाहिए गलत बातों पे। अगर कोई चीज़ सिरे से गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जब मैं इस बात की पक्षधर बन के निकलती हूँ, बातें करती हूँ किसी से, तो सामने से अभी भी मुझे रिस्पॉन्स ये आता है कि नहीं भाई, हम तो अपने घर में भी कभी नहीं किसी को जवाब दिया, तो हम यहाँ भी नहीं बोल पाते, है ना। तो मेरा डायलॉग यही होता है। तो हमारे माँ बाप ने क्या हमें सींग लगा के भेजा था कि जाओ सींग लग गए हैं दुनिया में, जा जाके मारो? अपनी भी तो पर्सनैलिटी होती है यार। नहीं लेना हमें किसी से बेइज्जत नहीं होना है, हमें नहीं लेनी किसी से डिसरिस्पेक्ट, हमें नहीं फैलाने किसी के आगे हाथ। ये मेरी मर्जी है, तो उसके लिए चाहे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े या कुछ है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे पट्टी पढ़ा के भेजा था कि जा बेटा जो मिले उसको बैंड बजाती जा उसका, या फिर कोई तुझे एक बात कहे तो तू 4 बात सुना, ऐसे बैठा के किसी की माँ नहीं बोलती। लेकिन ये हमारी चॉइस है, हमारी लाइफ है, हमें कितना किसकी सुन के चलना है। पूरी ज़िंदगी ख़राब करनी है अपने आप पे संस्कारी का टैग लगाने के लिए, या फिर एक बार में रफा दफा करके अपनी लाइफ सुख से जीनी है। ठीक है, तो पूरी जो स्टोरी है उसका एंड अगर मैं करूं, आपकी लाइफ 50 तक आ गई होगी, या हो सकता है उससे ऊपर या उससे 1-2 साल नीचे। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रीस्टार्ट करने के लिए कोई भी टाइम कभी भी पुराना नहीं होता। आपके बच्चे बड़े हो गए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब आप काफ़ी स्टैब्लिश सी हो जाओगी। अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, आप अपने बच्चों का सपोर्ट ले सकती हो। आपकी सास नंद की चलती है, चलाएं घर में, काम भी वही करें। आप अपनी लाइफ में जो आपको करना है कि मुझे ये काम करने की इच्छा है, वो करो। किस चीज़ से आप पैसे कमा सकती हो, उस टैलेंट को अपने खोजो। 4 पैसे अपने होंगे तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके हाथ में। जब अपने पैसे होंगे ना, अपने आप आएगा। तो भैया देखो कि आप कैसे पैसे कमा सकती हो, या फिर जितने घर खर्च में हैं उसमें कैसे बढ़िया से एडजस्ट कर सकती हो। और जिनकी अभी एज ही 25 साल है ना, थोड़ा तो देखो, हो सकता है आप जल्दबाजी कर रही हो कि मेरे हस्बैंड और मेरी बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग देखो बनते बनते बनती है। अपनी तरफ से पेशेंस रहो, बहुत हाइपर मत हो। पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है,
स्लोली स्लोली धीरे धीरे ठीक होएगा सब कुछ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट डे 1 या मौका 1 कहना चाहिए, वहीं से ही मना कर दोगी, नहीं होगी आगे। चुपचाप सहते रहोगे कि कोई बात नहीं, पहली बार बोला है, पहली बार कहा है, या चल पति है कह दिया तो क्या हो गया। अगर ये सोच रखोगे तो वो पति है, फिर वो रोज कहेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। जो चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है वो नहीं है, फिर वो कोई भी कह रहा है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें गाली नहीं लेनी तो हम नहीं ले रहे, चाहे फिर पड़ोसी दे रहा है, स्टाफ में कोई दे रहा है, मेरा पति दे रहा है, या मेरे पिता माता दे रहे हैं, मुझे गाली नहीं लेनी, मैं नहीं लूँगी, मैं मना करूँगी कि मेरे से गाली दे के बात नहीं करो। मुझे अगर पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने, मैं नहीं फैलाऊंगी, मैं कैसे भी कमाऊंगी, खुद कमाऊंगी। ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपनी ज़िंदगी को क्लियरली देखना शुरू कर दो दोनों लोग कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और जो चाहिए उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करो। और जो नहीं चाहिए अगर वो सामने से आता है ना, आप उसको सीधे मना करना सीखो कि मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगी, या मैं ये बिहेवियर नहीं लूँगी। भले आप कमाती हो नहीं कमाती हो, ये गट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो होम मेकर हैं वो सारी कुचली हैं या सुन के ही चल रही हैं। बहुत सारी होम मेकर ऐसी हैं कि वो 1 रुपया भी नहीं कमाती, लेकिन घर में उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता। तो आपको क्या लगता है, उनकी एक टैकल करने की क्षमता, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो उनका काम कर रही है। तो सब कर सकते हो, बिना कमाए भी आप एज अ होम मेकर भी अपने घर में रूल कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, अपना पॉइंट रखना सीखो, गलत बातों को नकारना सीखो। तो ये है एक ऐसा मंच जहां पर मोस्टली महिलाएं हैं, बीच में इक्का दुक्का कोई प्रश्न पुरुषों की तरफ से आते हैं। सब अपनी रोजमर्रा की, जो लगभग हर दूसरी महिला की लाइफ में प्रॉब्लम है, सिमिलर सी हैं सरप्राइजिंगली। आज इसका 148वां एपिसोड में शूट कर रही हूँ, या 149वां शूट कर रही हूँ, और अभी तक अनेकों बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन एक दूसरे की सुन के कई लोगों को बिना प्रश्न पूछे ही जवाब मिल जाते हैं। कुछ लोग अपने दिल खोल के यहाँ पर कमेंट करते हैं, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि उन जनरल समस्याओं पर जो जो झेल रहा है उसके लिए जनरल नहीं है, उसके लिए उसके जीवन का प्रश्न है। किसी की उसी एक सवाल के चक्कर में पूरी लाइफ कट जाती है, जब वो सोचता है कि अब मैं इससे कैसे निकलूं। अगर उसको निकलने में थोड़ी भी मदद मिल सकती है यहाँ पर हमें एक दूसरे की बातें या कमेंट पढ़ के, तो मैं सोचूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आज का एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं। एपिसोड 147 के में भी जवाब हैं, मैं शेयर कर दूंगी कौन से नंबर है, और इसके फटाफट से हम क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं, आंसर ढूंढते हैं। चलो आओ बहन बातें करें। प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। मेरी शादी को 8 साल हो गए, एक बेटा है। मेरे टाइम पर मेरे सास बहुत बीमार रहती थी, जब मेरे बच्चे को भी संभालना था। तो अब देवर रानी प्रेग्नेंट है, उसके भाग भाग कर सेवा कर रहे हैं, ना थकते हैं ना बीमार होते हैं। मुझे देखकर अब बहुत गुस्सा आता है, कैसे टैकल करूं, बोल नहीं सकते। जब आप बोल सकते नहीं, और दूसरी चीज़ अगर वो भी चाहें, आप सोच के देखो कोई जादू की छड़ी है, आपकी सास को लगता है कि मैं इसका नहीं कर पाई, तो भी क्या ही कर लोगे। पुराने समय में जाके उसमें रीलिव तो कर नहीं सकते मोमेंट्स को। तो सलाह ये है कि जो हो गया सो हो गया। आपका जो नसीब था उतनी आपको मिल गई केयर, देवरानी का जो नसीब है उतनी उन्हें मिल गई। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देना बंद नहीं करते और अपनी इन फीलिंग्स पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते किसी वजह से, तो आपको लग रहा है कि आप नहीं दिखा रहे, लेकिन वो आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में दिखेगा, और आपकी इमेज बहुत निगेटिव जाएगी उसमें। भले आप अपने दुख से दुखी हो, लेकिन वहाँ जाएगा कि उनके सुख से दुखी हो, है ना। तो वो आपके लिए हितकारी नहीं होएगा। इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके निकलो, ऊपर उठ जाओ। जो उसका किस्मत में था वो उसे मिल गया, जो आपकी किस्मत में था आपको मिल गया। गुड थिंग इज, देख मुझे जो लगता है कि आप ठीक हो, आपका बच्चा ठीक है, आपका जो क्रूशल टाइम था निकल गया, तो बस हम सही रहने चाहिए ना। किसी ने मदद कर दी ठीक, अगर किसी के बिना मदद के भी हम सही हैं तो वो और ठीक है। हमारे सिर पे कोई लोड नहीं है कि उसने हमारी उस टाइम पे मदद की थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ एंड बी अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, जिसको देख के कहीं से कहीं तक भी ये ना लगे कि यार ये हमसे किलस रही है। ठीक है, इसमें नेगेटिव आप दिखोगे नहीं। तो जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं वो ठीक हो, क्या पता दूसरी साइड वाले भी सही हो सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इवन कई क्वेश्चंस में होता है ऐसा। अभी रिसेंटली जो आया था कि मेरी सास विधवा होने के बाद भी बहुत अच्छे से तैयार होती है, ये वो, तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा नहीं है। और कितनी बार मैं यही बोलती हूँ कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो जो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं,
कि हो सकता है ना आप उनकी साइड भी समझने की कोशिश करो। तो बिल्कुल बात यही है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल अंधानुकरण ना करके एक इस तरीके के ही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं कि वो अपने आप को भी सेल्फ इवैल्यूएशन दोबारा करें कि कहीं हम ही तो नहीं गलत जा रहे। नेक्स्ट, पर एक बात बताइए कि पति हमेशा अपनी माँ की तरफ झुकते हैं, डिवोर्सेस की साइड लेते हैं, पर मेरी नहीं, क्या करूं? देखो जी, स्पेशल बात है इसमें कि माँ और बहन आपसे पहले उनकी लाइफ में है, आपसे पहले उनका बॉन्ड उनके साथ है। अब कुछ पति ऐसे होते हैं जो पत्नी के आते ही उसके लट्टू हो जाते हैं और उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं एंड उनको लगता है कि बस वही उनकी दुनिया है ना। लेकिन एक बात बताओ, जो नए रिश्ते के बनते ही पुरानों को बिल्कुल भूल जाए, तुरंत ही, कोई टाइम नहीं लगा रहा, कहीं ना कहीं आदमी तो वो भी हल्का ही कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर कई साल हो गए हैं और उसके बाद भी अपनी माँ और पत्नी और बहन में व्यक्ति तालमेल नहीं बैठा पा रहा, तो ये भी उसकी कमजोरी को ही दर्शाता है। इसके पीछे जो मुझे हस्बैंड्स की साइकोलॉजी समझ में आती है, मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी। ऐसा होता है, देखो, पत्नी को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है ये पत्नी है, इसके लिए तो मैं ही हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी। लेकिन माँ और बहन को या भाइयों को, उनको वो ऐसे देखते हैं कि इनके साथ मैं बना के रखूँ। एक रीज़न प्रॉपर्टी का होता है कि कल को मेरे को पैतृक संपत्ति मिलेगी। दूसरा रीज़न यही होता है कि भाई वो श्रवण कुमार वाली फीलिंग कि मेरा फर्ज है एंड ऑल दैट। हालांकि झेलना उसके चक्कर में बहू को पड़ रहा है, पर श्रवण कुमार बेटा बन के दिखाता है। लड़कों को एक टाइम मुझे जो लगता है वो ऐसा लगता है कि हमें एक की साइड लेनी होगी, दोनों को इक्वल वो रख ही नहीं सकते, उनको ऐसा लगता होगा, जो मुझे समझ में आता है। तो वो ऑब्वियसली माँ और बीवी के बीच में माँ की साइड लेते हैं टू बीइंग अ गुड सन, है ना। तो ये भाई एक कमज़ोर व्यक्तित्व की निशानी है। हर आदमी में इतनी समझदारी नहीं होती कि वो माँ, बहन और पत्नी तीनों में तालमेल बना के रख सके। औरतों में ज़्यादातर में क्षमता होती है वो 50 रिश्ते एक साथ संभाल लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इस चीज़ में चूक जाते हैं, वो किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देंगे, है ना। तो एक तो होता है जो क्लैशेज हो गए, ऐसी कंडीशन बन गई कि आपको किसी एक को चुनना ही है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भाई उसे भी उतना ही सम्मान दे दो। हम नए आए हैं मान लो, तो थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन कभी तो दिल में जगह दो। बात ये होती है ना। लेकिन जो होता है ना कि वो सिंपैथी वाला फैक्टर होता है, अच्छे बेटे का टैग लेने वाला फैक्टर होता है, और तीसरा बहुत जगह होता है प्रॉपर्टी का, कि पत्नी तो कहीं जाएगी नहीं, इनसे बिगाड़ ली तो प्रॉपर्टी जाएगी। इन सब के चलते पति ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, दीदी नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या क्या सिखाना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड इन जनरल, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। नर्सरी में देखो जी, अल्फ़ाबेट आ जाते हैं कैपिटल वाले A to Z, स्मॉल वाली आती है LKG में, ठीक। अ से अनार में आते हैं आपके जो वर्णमाला है उसमें स्वर आ जाते हैं सारे, क ख ग घ तक नहीं पहुँचते, कुछ स्कूल पहुँचा देते हैं, कुछ नहीं। और गणित में 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग सीधी और कुछ स्कूलों में उल्टी भी चलती है। इसके अलावा आपके जो वो हैं, कई स्कूलों में मतलब फाइनल तक आते आते नर्सरी में सिंगल डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखा देते हैं। बाकी एक्टिविटी उसमें मोटर स्किल जो उनकी वो बढ़े वो ज़्यादा होती हैं, तो कलर मैच करना या ब्लॉक्स लगाना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें उनका दिमाग और हाथ की मांसपेशियाँ भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ये होता है बेसिकली कलरिंग करना, है ना। और सुन के कविता सुना सकें तो 4 से 5 कविता याद हो जाती हैं बच्चों को, इंग्लिश में, हिंदी में। ये सब है नर्सरी का कोर्स। दीदी 9 साल की बच्ची को संस्कार कैसे दें और हाउस होल्ड चोर्स में क्या क्या सिखाएं, गुड टच बैड टच, मतलब अपने प्रीवियस एपिसोड में बोला था कि गर्ल्स को सिखाएं, तो एग्जैक्ट क्या क्या सिखाना है प्लीज़ एलेबोरेट करके समझाइए प्लीज़। आई नो 3 क्वेश्चन पूछ लिया, बट आप तीनों को आंसर करेंगी तो मेरे साथ बहुत की हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, थैंक यू। तीनों को होगा। देखो, गुड टच बैड टच में एक कोमल नाम की फिल्म है, कार्टून, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, कई साल, मतलब कितने मेरे बच्चे हुए भी नहीं थे, और उससे भी पहले की, लगभग 2012 या 11 में मैंने देखी थी, एंड वो उससे भी पहले की पोस्टेड है। गुड टच बैड टच वीडियो करके शायद सर्च करोगे या कोमल वीडियो सर्च करोगे तो शायद तक यूट्यूब पे अभी भी मिल जाएगी, उसको दिखा दो, आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, 9 साल की है,
है ना। कुछ होते हैं गुड टच बैड टच की, आप बिना मर्जी के आपके हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके अंदर भी ऐसे हार्मोन्स बच्चे को बताएं कि बदलने लगे, कि उसको खुद भी अच्छा लगने लगे। अभी बहुत तेज़ी से बच्चों में चेंज आ रहे हैं 9 साल के बाद। यू नेवर नो आपका बच्चा। और दूसरी चीज़, मोबाइल का एक्सपोजर कितना है। सबसे बड़ा कंट्रोल तो यही करना होता है। मैंने जो अपने बच्चों पे किया कि भाई मोबाइल आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आएगा, और जितनी देर आता भी है मेरी कड़ी नज़र रहती है कि वो एग्जैक्टली देख क्या रहे हैं। मैं बैठ के पूरा नहीं देखती, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को देखना होता है कि एग्जैक्ट देख क्या रहे हैं। जब तक वो बता नहीं देंगे या मैं देख ना लूँगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो भैया जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप सोशल मीडिया या रंग धड़ंग चीज़ों से रख लोगे, उतना बच्चा उस तरफ को कम कहना चाहिए, वो सोचेगा, बढ़ेगा, वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बड़ा होएगा। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हो गई, गुड टच बैड टच। अपनी मर्जी से, दूसरी मर्जी से भी अगर हम दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको भी हैंडल कैसे करना है। बाकी घर के जो काम है वो 9 साल के नहीं, जब वो 7 साल के रहते हैं, 6 साल के रहते हैं, तभी से सिंपल सा रूल है, अपने से जुड़े हुए काम जो तुम कर सकते हो वो करने हैं। जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी मेरी लड़कियां अपने कपड़ों का लोड खुद लगा लेती हैं, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, अपने कपड़े खुद फैला लेती हैं। अपने कपड़े मतलब इनके जो डेली के कपड़े रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर वो नहीं भी हुआ ना तो यूनिफॉर्म ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक जो भी धुलेगी, वो इनको कह दो कि यूनिफॉर्म का लोड लगा लो, तो वो चारों लेके अपना डाल देती हैं। एक जना लोड लगा देता है, दूसरा फैला जाता है। खाना बन रहा है, सर्व करना, खुद खाना खा लिया अपने, नहीं तो पेरेंट्स भी अगर खा रहे हैं उनके भी बर्तन ले जाके सिंक में रखना। बीच में मैंने इनसे बर्तन धुलवाने भी शुरू किए थे, लेकिन फिर सर्दियाँ शुरू हो गई, वो बात बीच में अटक गई कि ठंड में हाथ डालेगा बच्चा रात में, तो वो नहीं चला। लेकिन अभी भी अड़ी बिड़ी हुई, जैसे पीछे मेरी तबीयत खराब थी तो दोनों ने एक आध बार के बर्तन भी कर दिए। अगर तो उस टाइम पे मेड छुट्टी पे चली गई थी, जब 12-15 दिन की। तो और दूसरा है अपना कमरा है, चाहे गंदा करें चाहे साफ करें, इनका कमरा इनसे ही साफ करवाती हूँ। भले उससे ज़्यादा देर मुझे चिल्लाने में लग जाती है कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन उससे मतलब मैं 10 मिनट में साफ कर दूंगी, इनके साथ आधा घंटे चिल्लाना पड़ता है, लेकिन आप लगे रहो। तो ये सिंपल सा एक रूल है उसके लिए कि जो उनसे जुड़े हुए काम हैं, खाना, कपड़े, रोज़ की एक्टिविटी, अपना बैग लगाना, अपने बैग और सामान को ऑर्गेनाइज करना, क्लीनिंग करना, कपड़ों की, अपने से जुड़े हुए कमरे की, सब चीज़ें वो उनसे जितना हो सके वो आप कहते रहो, करवाते रहो। कुछ साल बाद अपने आप ही वो पूरा पैकेज बन जाएगा बच्चा। मुझे तो पूरी उम्मीद है अपनी बेटियों से इसी के लिए कि अभी मुझे चाहे कितना ही टोकना पड़ रहा है, कितना ही बोलना पड़ रहा है इनके पीछे, लेकिन जिस दिन मैं नहीं होंगी इनके आसपास ये सब कर लेंगी। मुझे मतलब है एक भरोसा और उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना भी है कि ये भरोसा बना रहे और पूरा भी हो। ठीक। अब नेक्स्ट, दीदी मेरे शादी को 8 साल हो गए, मेरे देवर को मैं भाई कह कर बुलाती हूँ, और जब भी ऑफिस से वो आते हैं तो उनको चाय पानी पूछना, उनके बैग्स टिफिन्स निकालना सब करती थी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी सास से मेरी लड़ाई हुई, तो देवर ने बीच में आके बोला अगर इसने खाना दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। एंड सास ने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बहुत रोई, पर हस्बैंड कहते हैं कोई नहीं, घर में सब चलता है। क्या मुझे उससे दोबारा बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे एज अ मेड ही ट्रीट करते हैं घर में सब। ससुर कहते हैं तुझे देवर की शादी में नहीं लेके जाऊंगा, क्या मुझे जाना चाहिए। इससे पहले भी देवर ने किसी बात पर कहा था कि अपने कर्म भोग रही है, तभी तो बच्चे नहीं हो रहे, व्हाट टू डू प्लीज रिप्लाई। भैया मैं तो ना बोलती, हम अपना पूरा दिल से उसको भाई मान के रिश्ता निभा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ है, और बदले में ये डायलॉग आ रहे हैं ना, तो ऐसी तैसी सीधी बात, भाड़ में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है मुंह देखने की, बात करने की। जो कहे घर में ऐसा होता है भाई, तुम्हारे यहाँ होता होगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब आपने मेरा क्वेश्चन छोड़ दिया। मेरी एज 34 है, मेरे हस्बैंड 2023 में एक्सपायर हो गए हैं, मेरी 2 बेटियां हैं 10 साल की और 5 साल की। मेरे मैके और ससुराल में सब है, बट कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि सब पैसों के लालची हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, क्यों मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं। मैं अकेले 2 बच्चों के साथ अपने मकान में रहती हूँ, बट अकेलापन फील होता है, आगे का फ्यूचर सोच कर डर लगता है, बच्चों की शादी अकेले कैसे करूँगी। मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मुझे याद आ गया पढ़ के, मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया था और आपसे कहा था, फिर मैं बता रही हूँ कि आपको अगर ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिलता है जो आपकी बेटियों को एक अच्छे पिता का प्यार दे सके,
इसमें मुझे अच्छे से याद है, मैंने बोला था कि औरतों में क्षमता होती है वो दूसरे की औलाद को अपने सीने से लगा के बिल्कुल माँ जैसा प्यार दे सकती हैं, लेकिन पति को मैंने नहीं देखा ऐसे कि जो बिल्कुल सगे बाप की तरह दूसरे का बच्चे को अपना बना के रखे। तो वो चीज़ आप देख लो, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा तो ऐसे जीव दुनिया में होते नहीं, होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने पर्सनली नहीं मिली, मैंने ऑनलाइन एक आध हैं मेरे जो FB पे फ्रेंड लिस्ट में है, जो हैं ऐसे कि भाई दूसरे का बच्चा है लेकिन वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा जी लगा के उसको पाल रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छा भरोसेमंद लाइफ पार्टनर मिलता है जो आपका पति बने लेकिन साथ में आपकी बेटियों का पिता भी बने, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैंने इसका जवाब दिया था, मे बी लॉन्ग वीडियो की वजह से आप मिस कर गए। नेक्स्ट, मैम मेरे पति जॉब नहीं करते, मैं लव मैरिज है मेरी, मैंने 9 साल में इस घर के लिए जो कर सकती थी सब कुछ किया। मैं दिल्ली सिटी की लड़की यहाँ गांव में जाकर गई, बस सबका काम, भैंस सबका काम किया, लेकिन मेरी पता नहीं बड़ी, उनके पति टीचर हैं, बाहर रहते हैं, तो वो हमारे साथ ही रहती हैं, बेचारी बनी रहती हैं, सारा काम मुझसे कराती हैं, सास ससुर आते हैं तो उनके सामने खुद करती हैं। मेरे पति घर पर रहकर सब देखते हैं, मेरी साइड बोलते हैं तो गुलाम कहा जाता है। घर में जीने नहीं दे रही सास ससुर, अलग नहीं भी होने दे रहे, मुझे माइग्रेन थायराइड सब हो गया है, बेहोश होके गिर जाती हूँ, नाटक बोलती हैं, मैं कहाँ जाऊँ? अलग हो जाओ। सास अलग नहीं होने दे रही, इस क्लॉज को ख़त्म कर दो, अलग हो जाओ। जब आपके पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जस्ट सिंपल अलग हो जाओ। इतनी बीमारियां लेके नहीं तो अपने शरीर से हाथ धो बैठोगी और फिर नींद खुलेगी कि अलग होना है, पता लगा अपनी गृहस्थी भी संभालने लायक नहीं रहे। अलग हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इस राजनीति में घुसने की। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून दी, प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। मेरी नंद की बेटी 11th में है, 10th में 88% मार्क्स थे, उसे मोबाइल दे दिया, उसके पास मैसेज आया 500 रुपये कमाओ, कुछ से ही फाइल वगैरह बनाने का काम, बड़े प्यारा सिंसियर बिहेवियर से उसे सारी इन्फो ले ली, वो साइबर क्राइम का शिकार हो गई, उसकी फ़ोटो का मिसयूज़ करके गंदी वीडियोज़ फोटोज़ बना दी, उसे ब्लैकमेल करने लगा पेरेंट्स, वो CSC सेंटर जाकर चोरी से उसके पास भेजने लगी, पैसे भेजने लगी। माँ को पता लगा, डंडे से पिटाई करने पर बताया, पैसे कहाँ दिए, पुलिस केस भी किया, कुछ नहीं बना, उसने पेरेंट्स को नहीं बताया इसलिए प्रॉब्लम हुई। अब लड़की डिप्रेशन में है, जिंदा लाश की तरह, कहन तो उसे डॉक्टर बनना था। सैड। अब देखो यहाँ पर भी देखो, 10th में 88% मार्क्स लाने वाला बच्चा सोशली कितना अनअवेयर है, उसको ये नहीं पता कि सोशल क्राइम, साइबर क्राइम इस तरीके के होते हैं और बहुत कॉमन है। ठीक, अब जैसे मेरा, अभी मैं फिर अपना एग्जांपल दूं कि जब हमारी बेटियां फ़ोन लेने लगी थी, गेम वगैरह खेलने लगी थी, हाथ में थोड़ा आने लगा इनके फ़ोन, तो सारे जब हमारे बैंक के काम फ़ोन से होते हैं, सब कुछ होते हैं, इनको स्ट्रिक्टली बोला, और बहुत बार ऐड भी आता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डोंट क्लिक एनी रैंडम, है ना, लिंक पर, कैसे नहीं करना है। तो मैंने उनको सीधे बताया कि भाई पूरी जितनी भी जीवन की कमाई है ना, एक बार में दांव पे लग सकती है अगर आप कहीं गलत चक्करों में फंस गए। तो ये चीज़ एक 10th क्लास की लड़की जो 88% मार्क्स ला रही है, उसको क्यों नहीं पता? ठीक है, चलो अब इसकी जड़ में नहीं जाते कि क्यों नहीं पता, क्या हुआ, हो गई बच्चे से गलती, लेकिन अगर अब वो डिप्रेशन में है, सब कुछ है, अब उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम उसके पेरेंट्स का है कि ठीक है बेटा, हो गया जो हो गया, ऐसा नहीं है कि उसको सबक नहीं मिला होगा, उसको सबक मिल गया, बहुत कुछ हो गया उसके साथ। तो अब उनके पेरेंट्स को चाहिए कि भाई उसको पूरे प्यार के साथ वापस लाएं जीवन में, और वही ला सकते हैं। बाकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ज़रूर लें, जो दवाई बनती है वो दिलवाएं, और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये तो एक साइबर क्राइम हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएं, लोग अपंग हो जाते हैं, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, वो भी कम बैक करते हैं लाइफ में। तो ये तो एक कहना चाहिए एक हादसा था, होके चला गया, अभी उसको वापस लाओ लाइफ में, और ढेर सारा प्यार, भरोसा कि चलो हो गया, तुमने गलती कर ली, हमने गुस्सा कर लिया, अब लाइफ रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे एक हादसे के लिए एक बच्चे का जीवन पूरा ख़त्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मेरे पति जॉब करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू जॉब पर नहीं जाते, उनको लगता है कुछ अड़चन आई घर में मैं संभाल लूँगी, बच्चों को तक कुछ नहीं लाते। जब तक मैं जॉब नहीं करती थी
तब तक सब कर लेते थे पर सब कुछ नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने जॉब करनी शुरू की। पर अब हस्बैंड कंटिन्यू जॉब पर नहीं जाते, फिर मैं क्या करूँ प्लीज़ मैम बताओ, मेरे मायके में बता नहीं सकती। अपने हस्बैंड को ना घर के कामों में भी इन्वॉल्व करो खूब। तो अगर इन केस वो वहां पर रेगुलर कमाई में अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अगर वो घर संभालने में हेल्प कर देंगे तो भी आपका एक हेल्पिंग हैंड वाला क्रिएट हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आप कमा भी रहे हो, आप घर का भी कर रहे हो, आप बच्चे भी देख रहे हो, सब कुछ अपने ऊपर मत उठो, क्योंकि इसका एंड आएगा फ्रस्ट्रेशन से कि भाई मैं ही क्यों करूँ सब, है ना। तो उनका थोड़ा थोड़ा ये है कि चलो मतलब दिखाओ तो यही कि आप उनकी बात पे बिलीव कर रही हो, और उनको थोड़ा थोड़ा घर में भी इन्वॉल्व कर लो। तो आदमी इधर नहीं कर रहा, चलो इधर कर लें, तो एग्जाम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं। अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं तो नहीं होगा उनका बाद में। कई बार मतलब हो सकता है ना कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लगता, आदमी इसीलिए छुट्टी करता है। अगर अपनी पसंद का काम हो तो छुट्टी वाले दिन भी भाग के जाता है, सिंपल सी बात है। तो उसको ना तो उन्हें मोटिवेट करो और ज़्यादा ऐसा करने के लिए, ना उन्हें डीमोटिवेट करो कि क्यों नहीं करे, जैसा चलने दो, अपने घर की शांति बनाए रखो जब तक अति नहीं हो जाती। बाकी उनको घर के कामों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करो, आपको इधर से भी हेल्प मिलेगी, और धीरे धीरे देखो किस तरफ जाती है गाड़ी। सही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, या बिल्कुल घर बैठ जाते हैं, आगे उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपकी हाइट कहाँ कम है मैम? कम तो मेरी है 4 फीट 9, मेरे पति की 5 फीट 8। सभी बहुत मजाक उड़ाते हैं पर क्या ही कर सकती हूँ। यार देखो एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आपको तब नहीं दिखा कि बेमेल जोड़ा है, पूरी जिंदगी ये चीजें सुननी पड़ेंगी, आपको तब मना कर देना चाहिए था ना। पूरी जिंदगी का फैसला होता है यार। शादी अगर हमें लग रहा है हम साथ में खड़े हुए अजीब लग रहे हैं, तो हमारे बीच में कितना ही अच्छा बॉन्ड हो, कुछ भी हो, हमें फिर तैयार रहना पड़ेगा कि ये टिप्पणियां हमें सुनने को मिलेंगी, मजाक उड़ेगा, और हो सकता है वो मजाक हमारा लाइफ पार्टनर भी उड़ाए फिर। तो ऐसी गली जाना क्यों है, ये बात भी है ना। अब कर ली है तो जो मजाक उड़ाता है उसको जवाब देना सीखो, है ना। भाई ऐसे भी तो हैं, जैसे अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी का देते हैं लोग, कितना ही लोगों ने उन्हें ट्रोल कर लिया, सब कुछ है, लेकिन है ना साथ अभी भी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पति के अलावा और चीज़ और लोग उड़ाते हैं तो आप सीधे कह दो भैया जिसके साथ चल रही हूँ, जिसे मुझे बरतना उसे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे को मेरे से जाले जड़वाने का छत के। ऐसे कड़े जवाब दिया करो, 2-4 मुंह तोड़ 2-4 को दो, बाकी तो अपने आप ही कहना वाईफाई से उन तक मैसेज पहुंच जाता है कि इसको मत बोलो। नेक्स्ट, दी लास्ट ईयर मेरी सास और नंद ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, मेरे मुंह पे भी और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब अदर स्टेट में थी और वो लोग चाहते थे कि मैं और बच्चे उनके साथ गांव में रहें, जो मेरे ससुर जी और हबी ने मना कर दिया। अब उन दोनों ने हर बार मुझे ही बोला। इस साल हमारा ट्रांसफ़र हो गया और हम घर से 3 घंटे की दूरी पर आ गए हैं अब, और मंथ में 2 बार घर भी जाते हैं। अब सब ठीक बिहेव कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे अब उन दोनों पर डाउट रहता है कि अगर फिर से कुछ बात हुई तो वो दोनों फिर वैसे ही मेरे बारे में बात करेंगी। मुझे अब उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। लोग ऐसे बार बार चेंज कैसे हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आता, पर अब उनके साथ खुल के रहने का मन नहीं करता। हबी को लगता है कि अब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, जब सब ठीक है तो क्या दिक्कत है। बार बार अप डाउन से मेरे बच्चों की स्टडी पर भी इफेक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जिन पे आपको अब ट्रस्ट नहीं हो रहा ना कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो वो करेंगी, तो आप अपने 6 सेंस को इतना हल्के में मत लो। जो एक बार कर सकता है एग्जैक्टली वो दूसरी बार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब उनके बारे में आप सोच सोच के अपनी प्रेजेंट लाइफ में कलेश घोलो, ये समझदारी नहीं है। आप अपने मन के असमंजस को एक तरफ कर दो ना कि हाँ अगर दोबारा ऐसी कंडीशन पड़ी तो ये वो कर सकती हैं, बस बात ख़त्म हो गई, है ना। अब ये है कि जी अप डाउन से मेरे बच्चों की स्टडी पर इफ़ेक्ट हो रहा है, वो नहीं मुझे समझ में आया। आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे या क्या चक्कर है ना। बच्चे उनके साथ गांव में रहे लेकिन अब भी वहीं हैं, तो वो तो फिर लगेगा ना, मतलब बच्चों के साथ आप अकेले यहाँ पे रह रहे हो, थोड़ी गड़बड़ है। आप जहाँ रह रहे हो वहीं पे बच्चों को भी रखो, तो एक तरफ हो जाओगे, बस फिर टेंशन ख़त्म। जैसा नॉर्मल यूनिट फैमिली होती है वो बन जाएगी। कोशिश करो कि आपके बच्चे आपके साथ ही रहें।
नेक्स्ट, दीदी मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका। ठीक है। नेक्स्ट, शादी के 20 साल हो चुके हैं, जब अपना मैका ही हमारी प्रॉब्लम से कनेक्ट ना करे तो ससुराल और मायके के बीच कैसे एडजस्ट करें, फाइनेंशियली भी कैसे स्ट्रॉन्ग बनूं, कोई मोटिवेशन और इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है। देखो, अपने मायके में हमारी प्रॉब्लम से कोई कनेक्ट ना करे, हमें वही बात है, हमें क्यों चाहिए मायका, क्यों चाहिए ससुराल वाले, क्यों चाहिए फ्रेंड्स, क्यों चाहिए कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे या हमें सपोर्ट करे। देखो, अगर कोई कर देता है बहुत बढ़िया, हम ग्रेटफुल हैं भगवान के, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हमेशा तैयार रहो, ज़िंदगी के हर मौके पे अकेली काफ़ी हो। ठीक है, जब अगर हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, हम खुद सोचेंगे। मुश्किल ही तो होगा यार, डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, घर के काम के बाद बाहर का काम करना पड़ेगा, 10 जगह धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन कब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे अगर हम सोच लेंगे तो। अगर हमारे बारे में और कोई नहीं सोच रहा, हम खुद भी नहीं सोच रहे, तो फिर हम दूसरों पे कैसे बिल फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये नहीं है कि मायके में कोई नहीं सुन रहा, यहाँ नहीं सुन रहा, मत सुने कोई, हम खुद अपनी बात सुनेंगे, है ना। और जो हमारे मुश्किल टाइम में हमारे लिए तटस्थ होकर खड़ा है, साथ नहीं दे रहा, हम भी उसके टाइम पे ऐसे ही तटस्थ रहेंगे। लेकिन बात यह है कि लाइफ बीत रही है हर सेकंड के साथ, आप उनके मुंह देख देख के रोते हुए पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हो, या फिर ये एक्सेप्ट करके कि हाँ मैं अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे जो करना है खुद करना है, ये सोचा और आप खड़ी हो गई और आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए जुट गई। कैसे मैं पैसे कमाऊंगी, कैसे अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करूंगी, कैसे मैं घर से बाहर निकल के अपने आप को बना पाऊंगी, इन चीज़ों की तरफ आप सोचना शुरू कर दोगी, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म, नई प्रॉब्लम शुरू होंगी, जो इन्हें प्रॉब्लम नहीं कहना, चैलेंजेस कहते हैं, और उन्हें पार करके आप एज अ पर्सन ग्रो कर जाओगी। तो ये मुंह देखना बंद करो लोगों का कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपका भला सोचेगा, कोई आपकी तारीफ़ करेगा, कोई आपको समझेगा, ना समझे कोई बात नहीं। जस्ट बी योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट, मैम मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में है बट ड्रिंक की आदत है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ट्विंस बच्चे हैं, मुझे शादी के 5 साल हो गए पर ये आदत नहीं छोड़ रहे। मैंने हर कोशिश कर ली, इन लॉज बहुत नेगेटिव हैं, हर छोटी बात को मदर इन लॉ बहुत इशू बनाती हैं, बेटे की गलती होती है तो भी मुझे ही सुनाती है, मैं ज़्यादा जवाब नहीं देती हूँ तो लड़ाई होती है, फिर वापस सब सही होता है, फिर वही लड़ाई झगड़े। देखो, अगर ड्रिंक करने की आदत है लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही निभाते हैं तो इतने साल में मे बी आपको भी एक प्रैक्टिस हो गई होगी कि हाँ एक शराबी पति है मेरा, उसके साथ मुझे कैसे रहना है। ठीक है, तो वहाँ आप एडजस्ट करने भी लगी होंगी, कर भी लो। रही बात इसकी कि सास जो है वो उल्टा सीधा बोल रही है या इशू बना रही है ना। देखो, हमारे पास ना हमेशा ऑप्शन होता है, हमेशा होता है, हमें कितना भी लगे हम मजबूर हैं, हमारी गृहस्थी हमारे पति की कमाई से नहीं चल सकती, बूढ़े माँ बाप की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, 10 बेड़ियाँ हमारे पैर में होती हैं, इसीलिए हम चुप रह जाते हैं, है ना। और सामने वाली पार्टी क्या सोच रही है कि इसकी बैंड बजा दो, क्योंकि उनको दिख रहा है हम बंधे हुए हैं हमारे पास, लेकिन उन बंधनों को खोलने का ऑप्शन हमेशा होता है। और जिस दिन हम अपने रूप में आ गए उस दिन कुछ नहीं टिकता आगे, फिर कोई बाधा नहीं रुकती, है ना। अब आप ये कह रही हो जिस दिन आपने जवाब दे दिया लड़ाई हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि जितनी बार उल्टी बात करें उतनी बार आपको जवाब दे देना है, लड़ कब तक लड़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट लड़ो, बदतमीज़ी करो मत, उम्र का लिहाज छोड़ो मत, जैसे बात करती हो आप करके वैसे ही बात करो, मम्मी जी कहती हो अम्मा जी कहती हो वैसे ही करो, कोई बुढ़िया या गाली गुप्तारी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत है। आपकी मर्यादा, आपके संस्कार, उस पर कहीं आँच नहीं आ रही। लेकिन भाई, गलत को गलत कहना ये कोई असंस्कारी होने की निशानी नहीं है ना। तो जितनी बार वो गलत करें, जितनी बार वो गलत चीज़ों पे इशू बनाएं, आप उतनी बार उनकी बात काटोगी। कब तक चुप नहीं होंगी, कब तक। और अगर नहीं हो रही ना हो, घर में कलेश हो रहा, अकेले हमें परेशानी हो रही है क्या, सामने वाला भी तो भुने। ठीक है ना। तो ऐसा है कि शराबी पति अगर वैसे परेशान नहीं कर रहा, आपका चल रहा काम
अब चल रहा है, छोड़ेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जो ये है ना सास का इशू बनाने वाली सास है, ये है वो है, उनका तो इलाज हम बना सकते हैं, ना करे कोई सपोर्ट हमें। अकेली बहू काफ़ी होती है, सारा घर संभालती हैं यार बहुएं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर घर उनकी वजह से होता है, और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये नहीं सोचा कि जिस दिन ये सरकार छुट्टी पे चलेगी तुम्हारा घर भूत बंगला बन जाएगा। तो अपनी ताकत को पहचानना तो सीखो। नेक्स्ट, मेंटल पीस पाने के लिए क्या करें, दिल को किसी के वजह से भी डिस्टर्ब ना हो। भाई प्रैक्टिस, बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, करते रहो। अपने दिल के दरवाजे अंदर से बंद करो, जिसके लिए आप खोलना चाहो वही अंदर आ सके। बस धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा घुसो मत किसी में, ना बहुत ज़्यादा कटो, बिल्कुल सीध में चलो, नॉर्मल। तो बिल्कुल आपका मेंटल पीस मेंटेन रहेगा। और कोई लगे भैया वो प्रॉब्लमेटिक है, बातें उल्टी सीधी कर रहा है, आप कुछ कह रहे हो वो कुछ गा रहा है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। पहली चीज़, जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना, आपकी 80% मुसीबतें ख़त्म दिमाग से। तो हर किसी को बदलना, सुधारना, अपने हिसाब का बनाना, भाई ये हमारा काम नहीं है, ना हमारी सामर्थ्य, हम चाहें तो भी नहीं कर सकते। हम अपने पति, अपने बच्चों, हम किसी को नहीं बदल सकते। सास ससुर वो तो आगे की चीज़ है, हम सिर्फ हमारा रिएक्ट करने का तरीका बदल सकते हैं। जिस दिन वो बदल लिया, मेंटल पीस अपने आप मेंटेन रहता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई मेरे को शांत दिमाग चाहिए, तो जो उसमें उधेड़ बुन कर रहा है आप सबसे पहले उसे भगाओगे, उससे हटाओगे अपना दिमाग, हो गया मेंटल पीस मेंटेन। नेक्स्ट, दीदी मैं और मेरे हबी एक मैरिज में गए थे, मेरे पति मुझे छोड़कर 2 और लड़कियों को देख रहे थे, मेरे साथ होते हुए भी सारा दिन ऐसे ही निकला, मेरी कदर नहीं की और मुझे गुस्सा आया, मैं और से बात नहीं करती। उसने देखा भी कि मैं देख रही हूँ, वैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, पर और लड़कियों को ही देखते हैं मेरे सामने, क्या करूँ समझ नहीं आता, टेंशन में हूँ। आप भी दूसरे लड़कों को देखना शुरू कर दो, सिर्फ उनको दिखाने के लिए, और बोल के करो। तुम्हें क्या लगा तुम ही कर सकते हो? तब उनका समझ में आएगा कि कितनी बेइज्जती महसूस होती है कि जिसके सामने हम अपना सर्वस्व लिए खड़े हैं वो कहीं और देख रहा है। नेक्स्ट, दी आपको लास्ट एपिसोड में प्रॉब्लम इसलिए पूछा था कि आपको सोल्यूशन बताओगी, पर आपने डिवोर्स लेने को बोल दिया। हम लड़कियां क्या बेवकूफ़ हैं जो शादी करने के 14 साल बाद ही समझौता करने का, 3 साल बाद देवरानी और सास को प्रॉब्लम हो और हस्बैंड अपनी दौलत उन लोगों पर उड़ाए तो डिवोर्स ले लें, जबकि समझौता हस्बैंड ने किया था, फिर भी वो हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। माई हस्बैंड ऑल्सो बिलोंग्स टू मेरठ, में भी शायद आपने भी मेरठ वाला प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे डाला। सॉरी बट आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन। शायद अब सोल्यूशन खुद हमको ही निकालना होगा। सॉरी दी, हो सका तो कभी हमारी लाइफ स्टोरी डिटेल्स में सुनना, में भी शायद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे जितनी बात सुन रही हूँ मैं तो उसके आधार पे ही कह रही हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उसमें आपके हस्बैंड सीधे बोल रहे हैं कि डिवोर्स ले ले, डिवोर्स ले ले, डिवोर्स ले ले, है ना। जो आदमी आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा, आप उसमें कैसे रहोगे साथ उसके, और रह भी लिए तो आपको क्या मिलेगा? मेरा पॉइंट ये था, है ना। एक तो होता है कि हम नहीं एडजस्ट कर रहे, हम सीधे डिवोर्स का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन अगला सामने से अगर कहे जा रहा है कि ले 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 ले, अगर वही क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर कोई इतना स्पष्ट हो के आपको भगा रहा है अपने लाइफ से, आप ज़बरन उसके लाइफ में रुक रहे हो, तो ये मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। वही वाली बात है कि शायद कि मेरठ वाला सोल्यूशन दे डाला, मे भी वही चीज़ है मेरे अंदर भी। लेकिन भाई रिश्ते में मर्जी से ही रुका जाता है, अपनी भी होनी चाहिए और सामने वाले की भी। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे हस्बैंड और देवर को उनके पापा ने सिर्फ डाउन पेमेंट भर के घेर लिया है और उसमें EMI पति और देवर हाफ हाफ भरते हैं, लेकिन मेरे देवर को नीचे का घर और छत पे एक्स्ट्रा रूम भी बना के दिया है, हमको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे। मेरे ससुर देवर के और देवरानी उनके बच्चे का सारा खर्चा भी उठाते हैं, देवर सिर्फ हाफ EMI पे करता है। हम हमारा सब कुछ अकेले करते हैं, हम रेंट पे अलग से रहते हैं, और जो साथे में लिया है उसको रेंट पे दिया हुआ है। सास ससुर देवर के साथ रहते हैं तो उसको फ़ायदा है, घर में जगह भी ज़्यादा मिली है, खर्चा भी नहीं होता उनका। मेरे पति को कैसे समझाऊं? प्लीज़ रिप्लाई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, सॉरी। देखो, इनके इस चीज़ में ना बराबरी छोड़ दो, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है इस टाइम पे आपकी बातों से लग रही है, आपको क्या लग रहा है कि आप वहाँ पे जाके रह लोगी तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, है ना।
अभी जो आपके घर में चल रहा है कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली थोड़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन उनके साथ अगर उनका लॉजिक पूछोगे ना तो वो अपनी जगह अपना पॉइंट बताएंगे कि भाई वो यहाँ रह रहा है तो हम खर्चा कर रहे हैं, है ना, तुम अलग रह रहे हो इसलिए तुम अपना कर रहे हो। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम यहाँ पे रह लेंगे तो हमारा खर्चा भी वो लोग उठा लेंगे, तो भाई आप अपने हस्बैंड वाइफ बैठ के बात कर लो। लेकिन अगर बात यह है कि आप वहाँ पे ज़्यादा सुकून से रह रहे हो, यहाँ पे आके क्लैशेस होने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि पैसे के आगे अगर सुकून मिल रहा है तो सुकून ले लेना चाहिए थोड़ा सा, ठीक। तो थोड़ा सा वो मत करो, मेरे को मतलब जो मैं एक लाइन में कहना चाह रही हूँ ना, ये मत देखो कि देवर को क्या क्या अच्छा मिल रहा है, आपको भी वो चाहिए ही तो बात अलग है, नहीं तो उसकी किस्मत या जो भी है वो वहाँ रह रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो ऑब्वियस है। जो पेरेंट्स के पास रहता है अगर पेरेंट्स उसको ज़्यादा दे रहे हैं तो बनता भी है। बुरा वो लगता है कि सेवा कोई एक भाई या पत्नी कर रहे हैं घर में रह के बुज़ुर्गों की, और वो लाड़ टपका रहे हैं उनके लिए जो उनके पास रह भी नहीं रहे, वो ज़्यादा मुझे अनजस्टिस सा लगता है कि मतलब रह कोई रहा है, सेवा कोई कर रहा है, आप गुण गा रहे हो दूसरों के, लेकिन अगर वो देवर और देवरानी उनके साथ रह रहे हैं तो वो, और सास ससुर उनका खर्चा निभा रहे हैं, तो वो एक यूनिट हो गए, कहीं ना कहीं आप अलग पड़ गए हो। तो अगर आपको ये है कि भाई हमें जुड़ना है, जाना है, तो फिर अपने पति से बात करो एंड जाओ वहाँ पर रहो, फिर ये वाला घर किराए पे दे दो, मतलब ये तो आप किराए पे खुद रह रहे हो ना, वहीं आप जाके रह लो, बात वही पड़ेगी। तो हो सकता है आपको थोड़ा वो लगे कि हाँ भाई अभी साहब ठीक बैठ गया। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी एंड लव यू फॉर प्रैक्टिकल रिप्लाई। मैंने बताया था कि पड़ोसी पति पत्नी मिलकर ताना मारती है, उसके पति भी ताना मारता है, कभी कभी एक और पड़ोसी है वो भी सेम करती है। पहली वाली पड़ोसी की तरह मैं हस्बैंड को बोली तो बोला कि मैं इतने सालों में कभी किसी को गाली नहीं दिया, ना ताना मारा, अब मैं थोड़े से ये सब काम करूँगा, मेरे संस्कार नहीं। हाँ, आपका वही है यार, पड़ोसी वाला ही है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही क्योंकि काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें मैंने आपको बार बार 3 बार शायद ये बात आ चुकी है और हर बार यही बोला है कि अगर आपके पड़ोसी ऐसे हैं तो देखो, अति में अगर पागल हैं तो उनसे कोई मतलब आप सुधार नहीं सकते उनको, लेकिन अगर वो आपको सीधे कन्फ्रंट कर रहे हैं, किसी बात पे बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो जब वो कमी कर रहे हैं आपको भी उन्हें याद रखना है और उनको सरल भाषा में जवाब दो। अपने पति का इंतज़ार मत देखो कि वो आके हैंडल करेंगे, और अगर उनका इंतज़ार देखना है तो फिर अपनी दुनिया में अपने घर में मस्त रहना सीखो। मेरी पड़ोसियों से हाँ हूँ भी नहीं होती, मतलब जिससे भी मिलना जुलना हुआ, गीतों में, कीर्तन में, किसी चीज़ में, किसी के यहाँ दावत है, ये तो सुनता तू तो दिखती ही नहीं, तो भैया नहीं है टाइम कि मैं वहाँ से आके घर में घुसती हूँ, उसके बाद घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो मैं कब बाहर निकलूँ। सब्ज़ी लेने गई बाहर तो वो रात में कोई एक आध मिल गया, हाँ हूँ हो गई, नहीं तो ख़त्म। तो 8 साल हो गए, सबको पता है बिजी रहती है इतनी ज़्यादा, सब लोग आपस में है गैंग अप, मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे को नाम से, पर्सनल नाम से पता है कि हाँ ये वो, लेकिन मेरा नहीं है, ना बन नहीं पाया, ना बनाना ही है खुद ही ज़्यादा। वो अच्छा है ना कि कभी मौक़ों पे मिल लेते हैं एंड ऑल दैट। तो भैया कोई बदतमीज़ है या बहुत बढ़िया है, जब अति में उसके साथ टाइम बिताओगे जब भी उसको झेलना पड़ेगा, जब टाइम इतना बिताओगे ही नहीं तो क्या ही कर लेगा तुम्हारा वो। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, आप कैसे हो? मैं वही हूँ जिसका पति घर आने के बाद काम नहीं करने देते थे, कहते थे कि मेरे पास बैठो। अभी ये हालात हो गया है कि वो किसी और से, औरत से बात करते हैं और हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। कहते हैं कि बात नहीं करूँगा तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देगी। आप बताओ मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताना ज़रूर, बहुत परेशान हूँ। स्पीकर पे बात करें, स्पीकर पे बात करें, ताकि बात हो रही है, नौकरी की बात है, ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग बनो कि ठीक है मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए क्या बात, मतलब क्या वो जो लड़कियों का मिसयूज़ करते हैं नौकरी दिलाने के बहाने, वो आपके पति का हो रहा है क्या? तो पता तो करो कि बात कर क्या रहे हैं, कि बात करूँगा नहीं तो नौकरी से निकलवा देगी, ये तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है ना। उनसे कहो ठीक है बात करो, लेकिन उस पर तो करो, स्पीकर पे, मुझे सुनना है। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो वही है, मैं कह रही थी ना कि उनको चाहिए कि आप उनके साथ बैठो, आप इधर उधर अपना काम पहले निपटा लो। मैंने शायद यही आपको सजेशन दिया था, मुझे जितना याद आ रहा। तो हो सकता है भैया उन्हें चाहिए कोई बात करने के लिए, बतियाने के लिए, आप नहीं बैठी, उन्होंने कोई दूसरी पकड़ ली। नेक्स्ट, दी मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी ऐसे लड़के से हो गई जो ड्रिंक करता था, उससे 2 साल दिया शादी में, सब ठीक हो जाए, उसके ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं करता, क्या उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। देखो इसमें वही है भाई, शराब पीना एक अलग चीज़ है, एक गिल्ट है, माना कि वो एक बुराई है, गिल्ट नहीं कहना चाहिए, एक बुराई है, लेकिन हर औरत की बर्दाश्त करने की क्षमता अलग होती है।
किसी को बिल्कुल नहीं है बर्दाश्त कि नहीं भाई मैं चाहे जो हो, मैं एक शराबी आदमी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन हज़ारों महिलाएं रह रही हैं, उनकी शादी चल रही है, बच्चे हैं, परिवार है, उनके बीच में थोड़ा सा मतलब उतना बॉन्ड नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पति के रूप में वो, पत्नी के रूप में वो हैं। तो ये पर्सनल चॉइस होती है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें ये लग रहा है कि भाई मेरा जीवन तो ऐसे नहीं कटेगा, मुझे इससे नहीं, मतलब आप उनके साथ पति पत्नी वाली अपनी टर्म्स बना ही नहीं पा रहे क्योंकि वो शराब पीते हैं, तो फिर जितना लंबा रुकोगे इस शादी में उतना नुकसान है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये एक कमी है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, तो धीरे धीरे हो सकता है आप एडजस्ट हो जाओ और आपके प्यार से वो भी छोड़ दें बाद में, तो आपको रुक जाना चाहिए। तो इसके लिए कोई एक वो नहीं मैं वो कर सकते कि नहीं फिर तो छोड़ दो, वरना तो किसी भी शराबी का घर ही ना बसता आज तक। लेकिन आप देख रहे होंगे ना, हज़ारों लोग ऐसे हैं जिसमें घर का मुखिया ड्रिंक करता है लेकिन बाकी चीज़ें ठीक हैं, चल रहा है। कई बार एक दो ही चीज़ें ठीक हैं, 10 में से 8 खराब है, फिर भी चल रहा है। तो ये बर्दाश्त करने की क्षमता हर व्यक्ति की, हर औरत की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उसको क्या करना है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा 2 साल का है तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं जॉब भी करती हूँ, तो टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो पढ़ाने का टाइम फिक्स कैसे करूँ, कोई रूटीन नहीं बन पा रहा, प्लीज़ रिप्लाई। देखो दिक्कत तो है ही, 2 साल का बच्चा भी पूरा टाइम मांगेगा और आप स्कूल भी जा रहे हो, फिर घर का भी काम है, स्टडी का टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आपको जॉब छोड़ के फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो और आप कर पाओ, तो आप या तो जो कि बच्चा तो आप भाई 2 साल का, उसको टाइम लगेगा भी संभलने में, उसको तो टाइम चाहिए ही चाहिए, वहाँ से आप टाइम नहीं निकाल सकते। आप चाहो तो जॉब को छोड़ के पहले एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहो तो वो ज़्यादा सही है, अगर आपको लगता है आप निकाल लोगे पेपर। नेक्स्ट, मैम आप कहते हो 20% सेव करें, तो प्लीज़ बताएं आप किस में सेव कर रहे हो ताकि हमें भी आइडिया मिल सके। मैं हमेशा कहती हूँ सेविंग किसी एक चीज़ में नहीं करनी चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। आप SIP ले सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ज़मीन ले सकते हो, आप RD खुलवा सकते हो, है ना, आप FD करवा सकते हो, आप LIC खरीद सकते हो। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सब में किया हुआ है, किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं हूँ, तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी। नेक्स्ट, दी क्या क्योर स्किन सच में वर्क करता है, मुझे झाइयों की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है पैसे वेस्ट ना हो जाएं। नहीं, मुझे लगता झाइयों पे तो काम करेगा, बिल्कुल बढ़िया कर देगा साफ़। हेलो दी, मेरा बेटा 11 साल का है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, ना ही मेरा होमवर्क करता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्या करूँ। जब वो छोटा था तो मैं उसे डांट देती थी, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे क्यों डांट रही है, अब मुझे कहता है बोलना ज़्यादा है, सॉरी दी मैसेज ज़्यादा लॉन्ग हो गया, बट आप रिप्लाई कर देना। ये बोलता ज़्यादा है, अब कहते हैं कि ये बोलता ज़्यादा है। देखो 11 साल का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आ जाएगा अभी हाथ में, अगर आप लगे रहोगे उसके साथ। आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है, वो आपको हल्के में ना ले, बस आपको ये देखना है, उससे समझदारी से बातें करो, उसको आपकी बातें सुन के ये बिना आपके कहे मैसेज मिलना चाहिए कि मम्मी को मुझसे ज़्यादा समझ है और आप अच्छे से समझ रहे हो उसकी बातों को, उसके फीलिंग्स को। जब बच्चे में ये भरोसा आ जाएगा ना, तब वो आपकी बात सुनता है। अगर उसको लगता है ना मम्मी को कुछ नहीं पता, मेरे को सब पता है, धीरे धीरे वो टीन एज से पहले ही टीनेजर वाला एटीट्यूड उसमें आ जाता है। दूसरी चीज़, इनसे कह के कोई फ़ायदा नहीं, इनको समझ तो आना नहीं। अगर उसको ये दिमाग में बैठ गई है तो भी वो नहीं सुनता, ठीक है ना। तो पहले उसका भरोसा, उसका थोड़ा सा जीतो वो दोस्तों वाला जोन। एंड काम का ऐसा है, अभी 11 साल का इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनता, मतलब पता नहीं यार, सुन लेते हैं बच्चे। 11, 12, 13 साल के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि हम कहे जा रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहे। तो कहती रहो, और अगर बिल्कुल हाथ से निकल गया तो फिर अभी होमवर्क को छोड़ो, पहले उससे बॉन्ड क्रिएट करो दोबारा, समझदारी का अपने पूरे प्रदर्शन करो उसके सामने। ये मत कहो कि मैं तुझे बता रही हूँ, सिर्फ उसको खुद रियलाइज़ होने दो कि हाँ मम्मी को मुझसे ज़्यादा समझ है। नेक्स्ट, दी मैं अलग हूँ, पूजा वाला रूम है मेरी सास का, मुझे 2 रूम मिला है, खाना भी उसी रूम में बनाती हूँ, उनके रूम में पूजा करने जाती हूँ, ताना मारती रहती है, बोलती रहती है, रूम साफ़ सफाई करने किए हुए पे करने आती है, मेरा छोटा बच्चा है, काम हो जाता है तो पूजा करने जाती हूँ,
इसलिए इस बार नवरात्रि में ही पूजा नहीं की है। क्या करें? मेरे हस्बैंड बोलते हैं रूम में ही छोटा सा मंदिर देवल वाला ले लेते हैं, उसकी पूजा करेंगे। क्या बताइए ना दी, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके हस्बैंड। मैं भी आपका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एग्जैक्ट यही मेरे दिमाग में आंसर आया था नीचे आने से पहले, कि एक दीवार में लगाने वाला छोटा मंदिर आप अपना ले लो और वहाँ पर पूजा करो आराम से। नेक्स्ट, दीदी पंडित जी बोले कि वैसे मतलब साउथ फेसिंग क्वार्टर में शिफ्ट हो सकते हैं, प्लीज़ बताइए क्या करूं। देखो, साउथ फेसिंग वाले में ना वास्तु के हिसाब से अगर बताएं, साउथ फेसिंग वाले बिकते तो हैं, लोग ले भी लेते हैं, लेकिन बिल्कुल जब जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और साउथ फेसिंग वाले बताते हैं कि अगर बिजनेस पर्पस से आप लेते हो, उसमें आपको दुकान वगैरह करनी है, कोई फैक्ट्री डालनी है, वहाँ अच्छा होता है। रिहायशी अगर आपको लेनी है इमारत, तो उसके हिसाब से साउथ फेसिंग लोग अवॉइड करते हैं, नहीं मानते। अच्छा, बाकी देखो मजबूरी सब करवा देती है। जब कॉलोनियाँ कटती हैं तो साउथ फेसिंग वाले प्लॉट आप कहीं भी जाके देखना, पहले बाकी दिशा वाले सब बिक जाएंगे, एंड में साउथ फेसिंग वाले ही बचते हैं। उनको भी फिर थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन एंड में बिक वो भी जाते हैं, खाली नहीं रहते। तो होता सब है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन है तो अवॉइड ही करना चाहिए जो गलत हमें किताबों में बताया है। अब पंडित जी बता रहे हैं, किस हिसाब से बता रहे हैं भाई, पंडित जी को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अगर वो कह रहे हैं, कुछ देख के कह रहे हैं, या कोने वोने जो भी है, अगर वो कह रहे हैं आपको विश्वास है तो आप उनकी सुन लो। फिर आप सेकंड ओपिनियन लो ही मत, जितना सुनोगे उतना कन्फ्यूजन होएगा। लेकिन मैंने देखे हैं वास्तु के प्रभाव, लाइफ में फील करे हैं, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि अति तो नहीं, कोई मेरे से कहे दीवार तोड़ दे, ये कर दे, मैं उतना तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये काम कर रही हो। मेरी समस्या यह है कि मेरे पति बहुत गुस्से वाले, सनकी और शक्की टाइप के हैं। मेरी जॉब है पर वो सारे पैसे खुद लेते हैं। मैं कुछ कहती हूँ पैसों को लेकर तो कहते हैं जॉब छोड़ दे, बट मैं नहीं छोड़ना चाहती। वो अपनी पूरी फैमिली के लिए तो खूब पैसे देते हैं, जब ज़रूरत होती है तब बहुत सेविंग बिल्कुल भी नहीं करते। लोन पर घर लिया जिसकी किस्त हमारे दोनों के अकाउंट से कटती है, बस खाने और पहनने की ज़रूरत पूरी करते हैं। सारा पैसा अपनी फैमिली में लगा देते हैं। कभी बहन भाभी, कभी पापा, कभी बुआ, जो भी मांगते हैं बिना सोचे समझे पैसे देते हैं। पैसे रिटर्न भी नहीं होते। वो मेरे पति कहते हैं अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, तो क्या मैं अपने लोगों को नहीं दूं? सेविंग ज़ीरो है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल अपने फ्यूचर को लेके अंधे हुए पड़े हैं। अरे बुआ बहन पापा भरो, दो जानवर से ऊपर उठो, लेकिन अभी अपने फ्यूचर के लिए तो कुछ देख लो। कल को आँख मुंद गई, इनमें से कोई आएगा जो आपकी सारी जिम्मेदारियां निभा देगा? पता नहीं क्या मतलब कहते हैं, वैसे कहावतों में कई बार मजाक उड़ाते हैं ना कि औरतों की बुद्धि घुटनों में होती है, ये वो। मुझे तो लगता है ऐसे केस पढ़ के कि कुछ आदमियों की भी होती है ऐसी, ये गलत वो बनी हुई है कहावत। इसमें मनुष्य को कहना चाहिए, मतलब एक सिंपल सी चीज़ आदमी को समझ नहीं आ रही, वो पति पत्नी को बतानी पड़ रही है, फिर पत्नी बुरी बन रही है कि मेरा परिवार से अलग कर रही है। अब माथे की फूट रही है, पहले अपनी आँख खोल के देख तो लो अपना भला बुरा। दूसरे का पेट भरो, दान करो, सब कहते हैं, लेकिन पहले अपना तो देख लो कि अपना नहीं तो अपने बच्चों का। अब इसमें जो है ना सन की शक्की सारी क्वालिटी ले रखी हैं, लेकिन ये जो है ना कि जॉब आप कर रही हो सारे पैसे खुद ले लेते हैं, नहीं तो छोड़। ऐसी कंडीशन में ना मामला ख़राब ही रहता, भिड़ जाना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो मैं तो भिड़ जाऊँ, मेरे पैसे तो मेरे हैं। मतलब ये मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरे के चक्कर में आप अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ो, तो बेवकूफ़ी है कि मेरे पास हाथ में पैसे बच ही नहीं रहे तो मैं नौकरी करूँ क्यों। मज़ा वो है कि मैं नौकरी करूँगी, लेकिन मेहनत मैं कर रही हूँ डबल, घर में भी कर रही हूँ, वहाँ भी कर रही हूँ, तो पैसे भी मेरे ही हाथ में रहेंगे। मैं क्यों दूँ? मेरी जगह काम करने तुम जा रहे हो क्या? या मैं नौकरी पे जा रही हूँ तो घर का तुम करके दे रहे हो? उस पैसे पे क्या मतलब है फिर तुम्हारा लेने का? पत्नी के पैसे पे बराबर का हक मान लो कोई जता रहा है, वो ठीक है। पति पत्नी होने के नाते मैं हमेशा वो करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर का खर्च हम चला रहे हैं वो। लेकिन वे भाई फिर घर भी तो चलाओ उसकी तरीके से, घर में भी तो सपोर्ट करो, सम्मान दो, उस तरीके से ही रहो ना। सारी चीज़ बेकार की बात। अगर कर सकती हो तो अपना पैसा
किस्त तो कट रही है वो ठीक है भैया, सेविंग वो नहीं कर रहे, बिल्कुल माथे की बंद कर रखी हैं अपनी आंखें, तो आप करना शुरू करो। मत दो हाथ में पैसे सीधे, और कहें जॉब छोड़ दो कि जॉब तुम्हारे ऊपर तो मैं कर नहीं रही, घर भी खुद ही संभाल रही हूँ, वो भी खुद ही संभाल रही हूँ, खुद कुछ नहीं जोड़ रहे हो, सब उड़ा रहे हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पैसे मैं थोड़े थोड़े सेव करूँगी। और करो, जब वहाँ से लात पड़ेगी ना, ये पति तुम्हारे आगे ही बैठा होगा कि हाँ तेरे पास कुछ है, पता लगा ना तुम्हारे पास कुछ है ना उसके पास कुछ है। नेक्स्ट, दी मेरी सास भी देवर के लिए कोई लड़की देखने जाती है तो सारी रिश्तेदारियों बोलती है एक काली ले ली अब दूसरी नहीं लूँगी, और बार बार सबके आगे कहती है मैं तो छोटे बहू के साथ रहूँगी। मुझे बहुत बुरा लगता है, रोना आता है। मेरे ससुर भी मेरे बोलने कहे खाने पीने पर कमेंट करते हैं। मेरे पति को कहते हैं अपनी काली भैंस को तू समझा ले, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं अलग होना चाहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। क्या आपके पति को आपके रंग से कोई दिक्कत नहीं है? पहली चीज़ ये, अगर उन्हें नहीं है ठीक है तो भाड़ में भेजो बाकी लोगों को। जिसके साथ हमारा जीवन बंधा है उसकी नज़र में हम होने चाहिए प्रिय, नॉर्मल जैसे हैं। अगर वो टीका टिप्पणी नहीं करते तो फिर किसी और के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो ये कह रही है ना कि एक काली ले ली अब दूसरी नहीं लाऊंगी, भाई साहब अगर 4 के बीच में कह रही है ना, मेरे सामने कंडीशन हो, अगर 4 के क्या 16 के बीच में भी कहें ना कि एक ऐसी ले ली दूसरी नहीं लूँगी, तो मैं तो सीधे कह दूँ कि गन पॉइंट पर रख के आई थी क्या मैं आपको यहाँ पे, कि माथे पे यहाँ 2 नाली लगाई हुई थी कि मुझे बहू बनाओ नहीं तो गई तुम काम से, सीधे बोल दूँ मैं तो। अरे अगर सामने वाला हमारी सबके सामने बेइज्जती कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर सारा ठेका हमने ही लिया है। तो अगर आपके पति आपके साथ ठीक है ना, अलग हो जाओ, ले लो गोरी चिट्टी सुंदर विश्व सुंदरी ले आओ, दूसरी बहू रह लो उसके साथ, सही रखे गलत रखे वो आपकी किस्मत। दी मेरे हबी आर्मी में है, शादी को 4 साल हो गए, साथ कभी गए नहीं, भेजते हैं नए ना ही कहते हैं ना भेजेंगे, वो भी इनके बात रिपीट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि घर में कैमरा लगा रखे हैं, मेरा बच्चा है नहीं तो सास ससुर दोनों किसी बात पे एक हो जाते हैं, मेरे को अलग से फील करवाते हैं। हबी कहते हैं तुम काम करके रूम में ही रहती हो, बाहर टीवी देखो, मैं क्या करूं? क्योंकि सास ससुर बात को बहस में चेंज कर देते हैं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, वो दूर रहते हैं तो दिक्कत ज़्यादा है, वो सब बात पेरेंट्स के सही मानते हैं, बहुत अकेला फील होता है। अभी मिसकैरेज हुआ उसका भी ब्लेम मेरी गलती बता दी, बहुत टेंशन में हूँ। देखो टीवी देखो ना, वो सही कह रहे हैं कि आप काम करके कमरे में चली जाती हो, ये चीज़ें हमें सुनने में ना बड़ी सिंपल सी लगती हैं कि भाई अपने कमरे में हम रह रहे हैं, क्या हो गया, शांति चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन एक जो आकाश तत्व होता है ना, 5 तत्व होते हैं, सारे ज़रूरी होते हैं, तो जो एक आकाश तत्व होता है ना वो किससे मिलता है? खुली जगह में रहने से। इसीलिए कहते हैं कि खुली जगह में घूमो टहलो, पहाड़ों पे जाओ, माइंड डाइवर्ट होता है, वो यही चीज़ है। तो अगर हम काम निपटाया फिर एक कमरे में घुस गए, फिर काम निपटाया फिर एक कमरे में घुस गए, हमें बाहर की हवा ही नहीं लग रही ना। आप कितने एक्टिव रह लो, कितनी पॉजिटिव इंसान हो आप धीरे धीरे ना अंदर 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 ऐसे श्रिंक होते जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है बाहरी दुनिया से कनेक्ट रहना, किसी भी रूप में रहो, ठीक है। आपको अगर वहाँ बैठ के बाहर टीवी नहीं देखना, आप सुबह शाम अपनी वॉक शुरू कर दो, पास में कोई पार्क हो वहाँ जाना शुरू कर दो, अपना टीवी अलग ले लो, वो भी कर सकते हो। वैसे तो फ़ोन में इतना कुछ है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती टीवी की, है ना। तो भाई उनके साथ अगर आपके नहीं बन रहे अपने सास ससुर के, लेकिन दुनिया में अकेले वही दोनों नहीं है ना, और भी दुनिया है, तो उनसे इंटरेक्ट करो। क्योंकि ये मिसकैरेज भी जो आपका हुआ होगा ना वो इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि स्ट्रेस ले रही हो आप। डॉक्टर भी कहते हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं ऑब्वियसली वो होगी स्ट्रेस की बात, तभी तो ले रहे हैं। मज़ा थोड़ी आ रहा है किसी को कि बैठ के इधर उधर से टेंशन पकड़ रहा है, दिमाग में अपने दर्द कर रहा है, हमारे लिए है वो बड़ी बात, हमें हो रही है टेंशन, क्या करें, जानबूझ के कोई नहीं लेता। तो भैया बाहर निकलो, थोड़ा बाहर की दुनिया से, मतलब फिजिकली बाहर निकलो, एक्टिव हो जाओ थोड़े से बाहर, अपने आप ये चीज़ें थोड़ी सी डाइल्यूटेड सी आपको लगेंगी, है ना। भाई सैल्यूट है
मिलिट्री जो लोग होते हैं मिलिट्री में, उनकी पत्नियां सारे काम, इतना सारा टाइम, कई कई महीने बिना पति के वो काटती हैं। अब उसके बाद भी दोहरी जिम्मेदारी भी निभा रही है, लेकिन साथ में ये जो बुढ़े बुढ़िया आके उसमें और मसाला डाल देते हैं हमारी परेशानियों में, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग है सिचुएशन। लेकिन उसको डील करने का तरीका यही है कि जहाँ आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, थोड़े और बनो, बाहर निकलो, फिज़िकली फिट रहो, एक्सरसाइज करो। इन चीज़ों से ना आप में एक नई ऊर्जा का संचार होएगा और उनकी बातों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। करके देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पर एपिसोड 147 था, ये देखो, लोगों के ताने जब लगे तुम्हें खाने, ये वाला। इसके मैंने जवाब दिए हैं और मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जिसका कोई प्रॉब्लम पूछी हो और जवाब ना दिया हो। एक दो जो सिर्फ मेरे लिए दिल या तारीफ़ें थी, बस वो मैंने खुद पढ़ लिए, यहाँ पर नहीं पढ़े। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ। अब मिलेंगे हम 148वें एपिसोड के क्वेश्चन के आंसर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।